तो भाई जय हिंद सभी को। वीकली करंट अफेयर्स के सितंबर के पार्ट 4 के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड उसके साथ में आपको बता दूं कि भाई सीडीएस का जो बैच है हमारा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी से इसको स्टार्ट कर देंगे। 100 डेज का बैच है एंड नाम है बसंतर 2। इसमें हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। क्लासेस को रिकॉर्ड भी किया जाता है, जिसको आपके साथ शेयर किया जाता है बात। ठीक है। बहुत सारे फीचर्स है भाई इन क्लासेस के, ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 100 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट, उसके साथ साथ हम लोग जो है करेंगे। ठीक है। तो लेट्स डू इट। ठीक है। इसकी डिटेल्स के लिए आप 8839961158 पर डीएम कर सकते हैं इनरोल करने के लिए। मेरा नाम तो आप सबको शायद पता होगा, अरुण सिंह तोमर, और मैंने सीडीएस निकाला है 6 बार। ठीक है। चलो भाई, हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, उन्हीं की बात होगी पहले। सबसे पहले क्या है कि आरबीआई की एक स्टडी है, उस स्टडी का नाम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग द इंडियन एक्सपीरियंस, इसको रिलीज कर दिया है ना। अब देखो भाई, ये जो पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है। पीएसएल को आपका फॉर्मुलाइज किया गया था 1972 में, ताकि क्रेडिट यानी कि पैसे का जो फ्लो है वो आपके ऐसे सेक्टर्स तक पहुंचाया जा सके जिसको क्रेडिट वर्दी तो माना जाता है, लेकिन उनको क्रेडिट मिल नहीं पाता था। कहाँ से नहीं मिल पाता था? फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि बैंक्स हो गए या बाकी सारे की सारी जो जगह हो जाती है, इनको हम इन कैटेगरीज में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है कि जो वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, उनको क्रेडिट का एक्सेस आसानी से मिल सके, उनको लोन जो है आराम से मिल जाए। पीएसएल के टारगेट्स की बात करते हैं तो बैंक्स जो हैं, है ना, बैंक्स हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। तो बैंक्स को मैंडेटोरली यानी कि इनको एक नॉर्म बना रखा है सरकार के द्वारा कि आपको जो भी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट रहता है, इसका जो भी फंड रहता है, इसका एक स्पेसिफिक पोर्शन, इसका एक हिस्सा जो है, या फिर जो हमारा क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रहता है, जिसको CEOPE कहा जाता है, जो भी आपका हायर रहता है वो आपको पीएसएल के लिए डेडिकेटेड करना पड़ता है ना। मैंडेटेड टारगेट आपके बैंक टू बैंक डिफर करते हैं, जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो रहते हैं इनको 40% करना पड़ता है। फॉरेन बैंक्स जो रहते हैं भाई आपके, जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं इंडिया में, है ना, उनको भी 40% जो है वो करना पड़ता है। ऐसा आपका क्या बोलते हैं, मतलब हर ईयर बाई ईयर ये लोग है ना पीएसएल के नॉर्म्स को बदल के भी रख देते हैं। ठीक है। जबकि जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनके लिए 75% कर रखा, क्योंकि भाई ये होते ही उन जगहों पर हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं इनके लिए भी, सॉरी एसएफबी, इनके लिए भी 75% कर रखा। तो अर्बन कॉर्पोरेट उनको 65% आपका करना पड़ता है, लेकिन अगले साल से शायद जो है सरकार बढ़ा रही है, उनका भी 75% कर रही है। कैटेगरीज कौन कौन सी आ जाती है भाई? एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और कुछ मिसलेनियस भी आ जा। फिर उसके बाद 6 साल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हो चुके हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएम जय, ये आपका आयुष्मान भारत का ही एक कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है। आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट आ जाता है। बाकी के कंपोनेंट जो है वो आपके उसमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स भी आ जाते हैं। इसको 2023 में जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से रिनेम कर दिया गया। तो आयुष्मान भारत जो है इसको आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा रिकमेंड किया गया था 2017 में। ठीक है, कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो सारे के सारे लोगों को मिलना चाहिए। तो इस अगर हम स्कीम की बात करें तो ये लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आ जाती है, वर्ल्ड की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका सीधा सा बेनिफिट रहता है कि भाई कैश लेस हॉस्पिटल कवर ये उपलब्ध करवाते हैं 5 लाख रुपए का पर फैमिली के लिए, पर ईयर के बेसिस पे। ठीक है, 5 लाख रुपए का ये उपलब्ध करवाते हैं सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए। सारे पब्लिक और प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, प्राइवेट में वाले हॉस्पिटल आ जाते हैं जिनको इन्होंने इम्पैनल कर रखा है। ठीक है। इसके साथ साथ प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 3 दिन तक काउंट किए जाते हैं।
होता है ना भाई, तो आपको एडमिट करने से पहले कई बार रिपोर्ट्स वगैरह अलग अलग करवाई जाती हैं। उसके बाद देखा जाता है कि भाई हाँ, ये रिपोर्ट्स अगर आपकी डिजिग्नेट कर रही है कि बंदे को जो है हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, तो वो खर्चा भी शामिल आ जाता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि कई बार बंदा जब डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद भी कई बार विजिट आती रहती हैं, कई बार बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन वगैरह, तो वो 15 दिन तक के आपके कवर रह ही नहीं रहेंगे। ठीक है। टारगेट 12 करोड़ फैमिलीज का जो है वो था, 55 करोड़ बेनिफिशरीज जो है टोटली काउंट किए गए। इसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट ने इसका जो एक्सपेंशन है वो सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कर दिया है, जो 70 साल से ऊपर ऊपर के होंगे, जो ऑलरेडी मैं पिछले वाले करंट अफेयर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि भाई 100 साल हो चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को। एक बंदा आता है, इसका नाम है जॉन मार्शल। ये तो जॉन मार्शल है, ये आपका डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, आपके 1990s 90s 20s के आसपास। इसने ही अनाउंस किया था कि सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली की डिस्कवरी की गई है, और ये किया गया था सितंबर 20 1924 को। ठीक है। तो एएसआई के आर्कियोलॉजिस्ट आ जाते हैं उस समय के, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। एक तो आते हैं दयाराम साहनी जी। ठीक है। दयाराम साहनी आते हैं, ये एएसआई के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। उसके बाद आपके आर डी बनर्जी आते हैं, इनका नाम है रखल दास बनर्जी। ये भी आ जाते हैं भाई, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में एक्सकैवेशन करवाया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप सबको पता है, तकरीबन 2000 के आसपास साइट्स हैं जो आपकी इंडिया इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब जगह फैली हुई है। ठीक है। ज्यादातर साइट्स जो हैं ये आपको इंडस और इंडस के साथ साथ सरस्वती रिवर, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है शायद, इनके बेसिन के आसपास मिल जाएंगी। ठीक है। 5 मेजर सिटी आ जाती है भाई आपकी, राखी की रही, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गनबेरी वाला। ठीक है। इस सिविलाइजेशन के एक्सटेंट की बात करें तो महाराष्ट्र का हमारा जो दायमाबाद है, ठीक है, ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका। ठीक है। यूपी का आलमगीरपुर जो है, ये आपका इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है सबसे ज्यादा। और पाकिस्तान का आ जाता है सुबका गेंडोर, ये आता है पोर्ट के पास में, आता है बलूचिस्तान के पास, ये इसका वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। और मंडा जो आपका आता है JNK में, ये इसका नदर्न मोस्ट एक्सटेंशन आ जाता है। फिर उसके बाद में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो उसने लॉन्च किया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क। तो MSP का जो फाइनेंस नेटवर्क है, ये इंडिया और इंडिया के साथ साथ 14 और हमारे कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि MSP के मेंबर्स हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। इन मेंबर्स में जो मेजर हमारे मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा जो है वो भी आ जाता है, इटली जो है वो भी आ जाता है, जापान भी है, और जापान के साथ साथ यूरोपियन यूनियन। अब देखो, अगर हम MSP की बात करते तो 14 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक कोलैबोरेशन है, ताकि पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में ग्लोबली इनहेंस किया जा सके। इंडिया ने MSP को ज्वाइन किया था 2023 में। MSP फोकस किस चीज पे करता है? MSP फोकस करता है मिनरल्स पे, और उसके साथ साथ मेटल्स पे। इनकी जो सप्लाई चेन होती है इस पे ये फोकस करता है, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारा मेजर मिनरल्स में आ जाता है भाई लिथियम, कोबाल्ट, निकल, बैंगनीज, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कॉपर वगैरह। फिर बात करेंगे G4 नेशंस के बारे में, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ना, उन्होंने G4 नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की है, और ये मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क। ठीक है। इस ग्रुप ने इस चीज को रीअफर्म किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होने चाहिए तगड़े रिफॉर्म। ठीक है। और इसको लेके इन्होंने अपने कमिटमेंट यानी कि अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। इसमें भाई हमारी कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? ब्राजील आ जाता है, इंडिया आ जाता है, जापान आ जाता है, और जर्मनी आ जाता है। देखो, G4 नेशंस क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमको जो है हमको चाहिए परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट को, बिड को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, कि भाई हाँ ठीक है, हमें और आपको सबको सीट मिलनी चाहिए। इस ग्रुप ने ये प्रपोज किया है कि काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो आपकी 15 से लेके 25 से लेके 26 कर देनी चाहिए,
इसके साथ साथ 6 परमानेंट और 4 या फिर 5 के आसपास नॉन परमानेंट मेंबर्स भी ऐड किए जाने चाहिए। फिर बात की जाएगी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एसोसाइटी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड किया है 16th एसोसाई असेंबली को। ठीक है, ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है न्यू दिल्ली में। ये रीजनल ग्रुप्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आपके ऑडिट इंस्टीट्यूशन आते हैं उसका रीजनल ग्रुप है, यानी कि एशिया को बिलोंग करता है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम पे 11 मेंबर्स हुआ करते थे, अब मेंबरशिप 48 तक पहुंच चुकी है। पहली असेंबली और जो गवर्निंग बोर्ड मीटिंग थी वो आपकी न्यू दिल्ली इंडिया में ही की गई थी। असेंबली पे रूल्स और रेगुलेशन जो एसोसाई के रहते हैं वो फर्दर आगे के कामों के लिए अप्रूव किए जाते हैं। फिर बात की जाएगी इंडिया और नेपाल के ट्रेड के बारे में। तो नेपाल के ट्रेड स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, नेपाल का जो ट्रेड डिफिसिट है इंडिया के साथ में वो आ जाता है INR 149 बिलियन के आसपास मिड सितंबर 2024 में डॉलर्स के हिसाब से। ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025। नेपाल के जो एक्सपोर्ट है भाई, वो नेपाल हम लोगों से क्या मंगाता? नेपाल हम लोगों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मंगाता है। ठीक है, इसके साथ साथ रेजिन जो है वो भी मंगाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, यार्न हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह, ये सब नेपाल हमसे मेनली मंगाता है। ठीक है, नेपाल से हम क्या बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड, मैं थोड़ा गलत समझ ले लिया। नेपाल हमें भेजता क्या है, नेपाल के एक्सपोर्ट में क्या आता है, यानी कि नेपाल बाहर क्या भेजता है, इंडिया को ये सब भेजता है। और नेपाल मंगाता क्या है, तो नेपाल मंगाता है हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉल्ट को भी मंगाता है बंदा, शुगर भी मंगाता है, राइस भी मंगाता है, व्हीकल्स को भी मंगाया जाता है, कॉपर जो है उसको भी मंगाया जाता है, कॉटन वगैरह ये सब इंडिया से मंगाया जाता है। इंडिया नेपाल की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि भाई हम वो देश आ जाते हैं जहां पर नेपाल सबसे ज्यादा अपना सामान खपाता है। ठीक है, और जबकि नेपाल इंडिया का 17th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि गाइडलाइंस ऑफ स्कूल सेफ्टी जो है वो आप लोगों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR, उनको भाई ये काम दिया गया है कि इन गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंटेशन को आपको देखना है। गाइडलाइंस जो है वो प्रिपेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, और इसके साथ कंसल्टेशन लिया गया है NCPCR का, कि भाई इनका सीधा सा उद्देश्य आ जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट को अकाउंटेबल ठहराना है बच्चों की सेफ्टी के लिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, गाइडलाइंस जो है हमारी ये एडवाइजरी आ जाती है नेचर में। ये जो स्कूल है ये है भाई हमारा APS ग्वालियर। बैकग्राउंड में आपको हमारे स्टीम्ड एक्स प्रिंसिपल जो है मिसेस नीलांजना सिंह, हाँ, वो दिख जाएंगी। बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने आर्मी स्कूल के लिए। चलिए आगे बात करते हैं मांकड़िया मांकड़िया ट्राइब के बारे में। तो जो हैबिटेट राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, हैबिटेट राइट्स ऑफिशियली आपके उपलब्ध कराए गए हैं मांकड़िया ऑफ उड़ीसा के अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिसको रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 कहा जाता है। तो हमारे देश में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि टोटल आते हैं 75, इनमें मंकड़िया भी एक आ जाते हैं। ठीक है, कौन होते हैं भाई ये होते हैं सेमी नोमैडिक, सेमी नोमैडिक होते हैं भाई, और ये बिलोंग करते हैं एक लार्जर ट्राइब को जिसको बिरहोर ट्राइब कहा जाता है। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है पूरी, इनको जाना जाता है इनकी पर्टिकुलर स्किल्स के लिए, जिसमें ये बंदरों को कैच करते हैं, बंदरों को पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे जो आपके बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी ट्रैप कर लेते हैं, इसके लिए इनको जाना जाता है। और ये कुछ आपके डोम शेप के घरों में रहते हैं, हट्स में रहते हैं बेसिकली, इनको कहा जाता है कुंभा। ठीक है, और ये आपकी एक ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो कि बिलोंग करती है मुंडा ब्रांच,
मुंडा ब्रांच हमारा जो है ये आ जाती है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप को, ठीक है। उसको ये लोग क्या करते हैं, ये ओवरी लैंग्वेज बोलते हैं। थाईलैंड की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, तो थाईलैंड जो है वो आपका फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन चुका है जिसने सेम सेक्स की जो मैरिज होती है उनको लीगलाइज कर दिया है। कहाँ पर लोकेटेड है भाई, ये लोकेटेड है भाई हमारा पूरा मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में, और ये आसियान का एक फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में वेस्ट की तरफ आ जाता है म्यांमार, लाओस जो है वो ये हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, कंबोडिया जो है वो आ जाता है भाई आपका साउथ ईस्ट में, और मलेशिया फर्दर देखा जाए तो वो आ जाता है साउथ में। वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो वाटर बॉडीज में आपकी गल्फ ऑफ थाईलैंड आ जाता है, यहाँ देखेंगे तो अंडमान सी है वो आ जाता है, हाईएस्ट पीक आ जाती है डोई इंथा नॉर्थ, ये इनकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके साथ साथ मेजर रिवर्स की बात करें तो एक तो आती है चाओ फ्राया, एक का नाम तो भाई ये है, दूसरी तो आपको पता ही होगा मीकोंग, मीकोंग रिवर है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ साथ मलय पेनिनसुला से जो है आपका कौन हेड करता है भाई इनको, तो मलय पेनिनसुला से जो आपको एस्थमस हेड करता है, इस एस्थमस का नाम है क्रा, ठीक है। क्रा एस्थमस, एस्थमस आप सबको पता होगा, जो बड़ी मेन लैंड को कनेक्ट करने वाली छोटा सा जो पतला सा एरिया रहता है उसको आपका एस्थमस कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, यहाँ पर नेचुरल रबर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्री आ जाती है। फिर हम बात करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसके लॉन्च को, 2014 में इसको लॉन्च जो है वो किया गया था, ठीक है, कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना है ताकि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किया जा सके, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, स्किल डेवलपमेंट को एनहेंस किया जा सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, और बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके देश के अंदर। ये 4 पिलर्स पे डिपेंड करता है, 4 पिलर्स पे बेस्ड है। एक तो आपका आ जाता है न्यू प्रोसेसेस, ठीक है, पहला पिलर आपका ये आ जाता है। इसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाता है कि भाई ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है तो। दूसरी चीज आ जाती है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब भाई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को उपलब्ध कराना है। फिर आ जाता है भाई हमारा न्यू सेक्टर्स, यानी कि इसमें 27 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था जो कि मेक इन इंडिया, हाँ मेक इन इंडिया 2.0 के अंडर में आपके आइडेंटिफाई किए गए थे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद आ जाता है न्यू माइंडसेट। अब देखो भाई इसमें गवर्नमेंट जो है वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगी, रेगुलेटर के तौर पे काम नहीं करेगी, है ना। नोडल एजेंसीज की बात करें तो भाई आ जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री जो है हमारा, ठीक है, एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपका नोडल एजेंसी का काम करेगी। और फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आ जाता है जो कि सर्विस सेक्टर के लिए आपका नोडल मिनिस्ट्री के तो एजेंसी के तौर पे काम करेगी, ठीक है। अब उसके बाद में बात करेंगे नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2020, 2021 एंड 2021 2022 को रिलीज कर दिया गया है। NHA के जो आपके एस्टिमेट्स होते हैं ये एनुअली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ये बेसिकली एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन का एस्टिमेट देते हैं कि इंडिया के हेल्थ सिस्टम में अलग अलग सोर्सेस से जो है वो मनी का यानी कि फाइनेंशियल फ्लो जो है वो किस प्रकार से हो रहा है ना। ये आपका एक ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड रहता है, उसको कहा जाता है ए सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स, ठीक है। इस फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो ये बेस्ड है 2011 SHA बोला जाता है बेसिकली इसको, ठीक है। तो जो कि इंटर कंट्री कंपैरिजन करता है हेल्थ के मामले में। मेजर फाइंडिंग्स की भाई आप बात करें तो भाई पैरामीटर 2014-2015 की देखेंगे, 2021-2022 के देखेंगे कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो आपका टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कितना हो रहा है भाई, 48% बढ़ गया। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का जो शेयर है वो टोटल GDP में कितना है, 1.84% हो गया। पर कैपिटल गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है भाई, वो ट्रिपल हो गया भाई, 3169, सॉरी हाँ 69
जो है उस पे पहुंच चुका है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ केयर में रहते हैं भाई, आपकी जेब से अलग वाला जो आ जाता है 39.4%, यानी कि ये कम हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। आपका मरीज का जो है वो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा कम से कम होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर आपका जो है वो 8.7 पे बढ़ चुका है। अब देखो भाई, OOPE यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारे वो पेमेंट होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा किए जाते हैं जब उसको कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज या उससे रिलेटेड गुड्स रिसीव कर रहे हैं बंदा, है ना। गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देनी है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी है सिटीजन्स के लिए, जिससे उनका आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है कम हो जाए, है ना। जैसे कि भाई आपका तकरीबन 1 लाख करोड़ की सेविंग्स जो है वो आपकी की गई है आयुष्मान भारत PM जय योजना से, ठीक है। फिर बात करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बोला है कि भाई वो लो इनकम कंट्रीज को मदद करें ताकि इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जा सके। अब भाई ये बेसिकली क्या है, तो ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि बहुत सारे देश इसके मेंबर्स हैं, जिसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। मिशन आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना है एशिया के फ्यूचर के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर आता है बीजिंग यानी कि चाइना में। 110 मेंबर्स हैं जिसमें से 96 फुल मेंबर्स हैं और 14 जो है प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, उनको भी प्रॉपर मेंबर नहीं बनाया गया है क्योंकि ये चाइना में बेस्ड है। तो सीधी सी बात है, चाइना का लार्जेस्ट शेयर होगा। चाइना का लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग आ जाता है 26.6%, ठीक है। करंट वोटिंग शेयर भाई इसका इतना है, वीटो पावर भी चाइना के पास में है। उसके बाद इंडिया आता है 7.6% और फिर आता है रशिया 6% के इसमें शेयर होल्डर के साथ। 2018 में AIIB को परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में दे दिया गया था। फिर बात करेंगे सेंट्रल सिल्क बोर्ड की। तो रिसेंटली प्लेटिनम जुबली जो है वो आपकी सेंट्रल सिल्क बोर्ड की मनाई गई। अब ये क्या है भाई, हमारी ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी आ जाती है जिसको 1948 में स्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो आपकी नोडल मिनिस्ट्री आ जाती है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं सेरिकल्चर से रिलेटेड, सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे मैटर्स के लिए। प्लस अलग अलग जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस आ जाते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन का काम भी इनका रहता है। इनका हेडक्वार्टर आ जाता है बेंगलुरु में, ठीक है। सिल्क जंक्शन नाम से आपने कई सारे मीम्स वगैरह देखे हो। अगर हम इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर आ जाता है वर्ल्ड में। 42% ग्लोबल प्रोडक्शन आपका इंडिया का है, 2023 का डेटा है ये। कर्नाटक तकरीबन 32% भाई आपको टोटल सिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश आ जाता है। सिल्क के बहुत अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं भाई आपके, एक तो आता है मलबेरी सिल्क, ठीक है। इसके साथ में एरी सिल्क भी आता है, उसके साथ आपका तसार आता है और मुगा, ये अलग अलग वेराइटीज है। फिर हम बात करेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2024 की। तो इंडिया जो है वो थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका है, जापान को सरपास करने के साथ ही साथ इन एशिया पावर इंडेक्स 2024, ठीक है। यूएसए और चाइना को भाई फर्स्ट और सेकंड रैंक दी गई है। इसको जनरली इशू किया जाता है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा 2018 में बेसिक इसको स्टार्ट किया गया था। ये एक एनुअल मेजर है कि भाई पावर डायनेमिक्स एशिया और पैसिफिक रीजन में किस तरीके से काम करती है। तकरीबन 27 कंट्रीज को इवेल्युएट करते हैं जो एशिया और पैसिफिक में सिचुएटेड हैं। उनकी एबिलिटी को देखते हैं कि भाई ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्या बोलते हैं अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। कंट्री का ओवरऑल स्कोर जो है वो आपके वेटेड एवरेज पे लिया जाता है। टोटल 8 चीजों पे उनको जो है मेजर किया जाता है, बहुत अलग अलग चीजें आ जाती हैं। फिर हम बात करेंगे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में। तो इसराइल ने जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उसका जो कंट्रोल है ना, वो एक कंडीशन फैक्ट्री क्रिएट कर, ठीक है, कि सीज फायर जो निगोशिएशंस आपके इजराइल और हमास के बीच में होंगे उसमें जो है वो आपका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे कब्जा चाह रहा है,
ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा आपका कॉरिडोर आ जाता है, ये एक रिबन ऑफ लैंड है। रिबन यानी कि पतली सी स्ट्रिप है लैंड की, जो तकरीबन 14 किलोमीटर की लेंथ की है, और 100 मीटर जो इसकी विड्थ है, जो कि गाजा के बॉर्डर के पास में आ जाती है, जो कि इजिप्ट से लगा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर राफा क्रॉसिंग जो है वो भी आ जाती है। ठीक है। इसको एक डीमिलिटाइज बॉर्डर जोन घोषित किया गया था कि यहाँ पर कोई मिलिट्री वाली एक्टिविटीज नहीं की जाएंगी, क्योंकि इजरायली सेटलमेंट्स ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था, और ट्रूप से विड्रॉ कर लिया था गाजा से 2005 में ही इसराइल जो है वो यहाँ से आपका वापस लौट गया था। ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये चलता है मेडिटेरेनियन। ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से लेके ये आपका यहाँ से क्रॉस होता होता, यहाँ इसके पास में एक जगह है, जगह का नाम है कैरम शेलो। ठीक है। यो इसराइल के साथ लगी हुई है, यहाँ तक चलता है। इसके साथ साथ जब इसराइल ने यहाँ पर विड्रॉ किया, उसके बाद में ये इजिप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पैलेस्टीन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शायद उन्होंने जिसको अच्छे से नहीं निभा। चलिए बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि जी सेक्स के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारा ईल्ड है, जो प्रोडक्शन आप कह सकते हैं या वैल्यू कह सकते हैं, 10 साल की जी सेक्स पे वो आपके 32 महीने का सबसे लो पे पहुंच चुका है ना। 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो ईल्ड है वो 32 महीने के सबसे लो पॉइंट पे पहुंच चुका है। जीसैक क्या होता है, जीसैक एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये इशू किया जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इशू कर सकती है। यानी कि ये गवर्नमेंट के डेप्ट ऑब्लिगेशन को क्या करता है, ये एक्नोलेज करता है कि भाई हाँ, गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लिया है। प्रैक्टिकली जी सेक्स के साथ में कोई भी नो रिस्क रहता है, डिफॉल्ट होने का इनके पास में बिल्कुल नो रिस्क रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको कैरी करके चलती है। इसीलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसके अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं भाई आपके, है ना। जैसे कि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो टी बिल्स आ जाते हैं, जिनको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म में रहते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि इनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम की रहती है। लॉन्ग टर्म आ जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है। इनकी जो मैच्योरिटी 1 साल या उससे ज्यादा की रहती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स जो रहते हैं, दोनों को इशू कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपकी स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स को इशू करती है। ठीक है। और इनको एसडीएल्स के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्ग टर्म होते हैं, जो जनरली 1 साल से ज्यादा के ही रहते हैं। फिर हम बात करेंगे अभेद की। ठीक है। अभेद, जिसको भेदा ना जा सके। तो भाई DRDO जो है, उन्होंने एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट को, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उन रिसर्चर्स में हमारे IIT दिल्ली के रिसर्चर्स भी आ जाते हैं। इन सब ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। इनको भाई हमारा पॉलीमर्स से बनाया गया है। इंडिजियसली जो आपका बोरॉन आ जाता है, बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से बनाया गया है। इनकी जो डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड है, कि भाई इनका जो हाई स्ट्रेन रेट रहता है, यानी कि कितना जवाब दबाव ये जो है झेल सकती है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ सन की। तो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने सन के क्रोमोस्फेयर जो है उसकी मैपिंग की है। ठीक है। सन के क्रोमोस्फेयर की मैपिंग की है, और ये मैपिंग आपकी कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है उसके डेटा के हिसाब से की गई है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल रोटेशन का सिस्टम क्या है, डिफरेंशियल रोटेशन का मतलब रहता है डिफरेंस इन रोटेशनल स्पीड ऑफ द सन डिपेंडिंग अपॉन लैटिट्यूड। अलग अलग लैटिट्यूड पे सन की जो रोटेशन की स्पीड है वो किस बेसिस पे चल रही है। जैसे अर्थ की भी बात करें ना, अर्थ हमारा जियोइड है, इक्वेटर पे अलग हिसाब से घूमता है, पोल्स पे अलग हिसाब से रोटेशनल स्पीड आ जाती है। वैसा सन के साथ भी कुछ कुछ आ जाता है। यानी कि सन जो अपने इक्वेटर पे है ना, सन अपने इक्वेटर पे थोड़ा सा ज्यादा फास्टर रोटेट करता है एज कंपेयर टू द पोल्स। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, ये एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 25 दिन लगाता है, जबकि पोल्स जो है ये आपके 35 डेज लगा लेते हैं। सन हमारी गैस की बनी हुई है, प्लाज्मा का बना हुआ है, तो ये रिजिडली, जैसा कि भाई आपका सॉलिड प्लैनेट्स लाइक अर्थ वगैरह रोटेट करते हैं, वैसा ये रोटेट नहीं करता। ठीक है। इसीलिए भाई इसके जो लैटिट्यूड्स वगैरह हैं वो चेंज होते ही रहते हैं। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस हमारी सोलर साइकिल में आ जाती है, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑन अर्थ वगैरह रहते हैं, इनको जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है।
अब अगर हम कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी की बात करें जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, तो इसको ऑपरेट किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, और ये अपनी 125th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है। कोडाई कनल जो है, इसको इस लोकेशन के तौर पे इसीलिए चूज किया गया था क्योंकि ये इक्वेटर के थोड़ा सा कंपेरेटिवली पास आ जाता है, काफी ज्यादा डस्ट फ्री इलाका है ये, और हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस भी यहाँ पर अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। फिर बात की जाएगी वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम यानी कि विल्स की, तो विल्स को लॉन्च किया गया है यूके और इंडिया का एजुकेशन और रिसर्च इनिशिएटिव के तौर पर, है ना। इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका कोलैबोरेशन रहेगा ब्रिटिश काउंसिल के साथ। उससे मुझे याद आया कि ब्रिटिश काउंसिल का ऑफिस न्यू दिल्ली में सीपी के पास में है, उनका कैफे बहुत अच्छा है, ठीक है। इनका एम है कि जेंडर इंक्लूजन प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करना है, ऐसे इनिशिएटिव्स को मजबूती प्रदान करना है। वुमेन की जो लीडरशिप है वो स्पेस साइंसेस के मामले में इनको बढ़ाना है, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस प्रोग्राम में मेंटरिंग नेटवर्क्स बनाए जाएंगे, साइंटिफिक इनोवेशन वगैरह को एनहांस किया जाएगा, क्रिटिकल एरियाज इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल। फिर हम बात करेंगे संत थिरुवल्लुवर की। रिसेंटली थिरुवल्लुवर चेयर फॉर तमिल स्टडीज को इस्टेब्लिश किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन यानी कि यूएसए में। इनको जो है वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। तमिल पोइट रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, संत रहे हैं। इनका बॉर्न प्लेस था मदुरई, जो कि पंड्या जो राजा हुआ करते थे, डायनेस्टी हुआ करती थी, उनकी कैपिटल थी। अब इसके साथ साथ में मैंने हिस्ट्री में वैसे तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन थिरुकरल्स आ जाओ। थिरुकुरल्स का मतलब होता है सैक्रेड वर्सेस। ये एक कलेक्शन है कपलेट्स का जो इन्होंने लिखी है एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और लव के ऊपर। 1330 कपलेट्स आ जाती हैं, जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है 133 चैप्टर्स में, ठीक है। चैप्टर्स जो आपके थिरुकुरल के आ जाते हैं, इनको भाई आपका अरम में डिवाइड किया गया है, और पोरुल में डिवाइड किया गया है, और उसके साथ में कामम में डिवाइड किया है। अरम का मतलब होता है न्याय यानी कि राइटियसनेस, पोरुल का मतलब होता है वेल्थ, और कमम का मतलब होता है लॉ, ठीक है। कोट भी उन्होंने बहुत सारे दिए हैं। और थिरुवल्लुवर डे जो है वो आपका तमिलनाडु के द्वारा जनवरी 15 या 16 को मनाया जाता है। फिर बात करेंगे 50 इयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। देखो 1974 में इंडिया का जो पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जिसको सेवा कहा जाता है, सेवा बैंक। इसको रजिस्टर किया गया था एक कोऑपरेटिव बैंक के तौर पे, ठीक है। अब देखो नोबल डॉक्टरेट मोहम्मद यूनूस जो बांग्लादेश की आंतरिक सरकार संभाल रहे हैं और वहाँ के इस्लामियों पे बिल्कुल भी लगाम नहीं लगाना चाह रहे हैं, उन्होंने मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की स्थापना की थी, है ना। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक जो है उसको स्थापित किया था 1976 में, ठीक है। आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है जो माइक्रो फाइनेंस के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो भी ऑपरेट कर रहे हैं कंट्री में, उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ 2010 में हमारी मालेगांव कमेटी आई थी 2010 में, जिसको आरबीआई ने बनाया था कि होलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाना है आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस को भाई आपका एक और नाम से जाना जाता है माइक्रो क्रेडिट। अगर मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाऊं कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज आपके छोटे छोटे लोन्स के लिए उपलब्ध कराती है। 10,000 का, 20,000 का, 15,000 का आपको लोन चाहिए, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, पूरे इंडिविजुअल्स हैं, जिनको प्रॉपर एक्सेस नहीं होता फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज का, उस टाइम पे तो नहीं होता था, उनके लिए इसको उपलब्ध कराना है ना। सेविंग अकाउंट्स खोलना हो, फंड ट्रांसफर करना हो, माइक्रो इंश्योरेंस वगैरह लेने हो, इन सब के लिए। फिर बात की जाएगी विपो की। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट को जारी किया है। जीआईआई गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है कि इनोवेशन लेड सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुए हैं। इसको को पब्लिश किया जाता है विपो के द्वारा। उसके साथ साथ भाई यहाँ पर आ जाती है आपकी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसिएट बिजनेस स्कूल भी आ जाता है, ठीक है। ये इनोवेशन को भाई कैसे मेजर करते हैं, इनोवेशन को ये मेजर करते हैं इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे, ह्यूमन कैपिटल और रिसर्च के बेसिस पे,
इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्रेडिट के बेसिस पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है उसके बेसिस पे भी देखते हैं, लिंकेजेस के बेसिस पे देखते हैं, क्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज और क्रिएटिव आउटपुट्स, इनके कुछ मेन इंडिकेटर्स आ जाते हैं। की फाइंडिंग्स की बात करी जाए तो भाई हमारा जो स्विट्जरलैंड है ये अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद आता है स्वीडन, फिर आता है यूएस एंड देन सिंगापुर। ठीक है, इंडिया की रैंक 39 आ जाती है। 2023 में इंडिया की रैंक 40 हुआ करती थी। 133 ग्लोबल इकोनॉमीज को जो है इसमें देखा जाता है। अगर हम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करते हैं सेंट्रल और सदर्न एशिया रीजन में, तो उसमें तो इंडिया की रैंक फर्स्ट आ जाती है। नॉलेज और टेक्नोलॉजी या आउटपुट्स के बेसिस पे, क्रिएटिव आउटपुट्स के बेसिस पे, इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस सोफिस्टिकेशंस के बेसिस। ठीक है, GII 2024 की जो थीम है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है, वो उन्होंने अपना थीम रखा हुआ। ठीक है, विपो की बात करते हैं तो विपो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आ जाती है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। बैलेंस्ड और असेसिबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम को डेवलप करने का भाई जो है वो इनका एम रहता है। 193 मेंबर्स इसके आ जाते हैं। इंडिया 1975 से इसका मेंबर आ जाता है। फिर बात करेंगे इंडिया साइंस एग्रीमेंट ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यानी कि देखो क्या है, फॉर्मली इसको बोला जाता है BBNJ एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। आपके राष्ट्रीय अधिकार से बाहर की बायोडाइवर्सिटी का जो एग्रीमेंट है, इसको भी मैं कवर कर चुका हूं। 2023 में इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मेरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन के द्वारा इसको रेटिफाइड किया गया था। ठीक है, इस टाइम पे इसको अडॉप्ट किया गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है ये इंडिया में एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर रही है। इंटर नेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सीज यानी कि अर्थ क्लॉज के अंडर में आ जाती है। ठीक है, इनका सीधा सा एम है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज करना है मरीन बायोडाइवर्सिटी का उन एरियाज में जो किसी भी नेशन के जुरिसडिक्शन से बाहर के रहते हैं, उसके भाई लिमिट से बाहर जाते हैं। यानी कि मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को डिफाइन करना है, डिमार्केट करना है। ठीक है, जिसपे काफी ज्यादा दबाव चल रहा है। पार्टीज बेसिकली सोवरेन राइट्स को मरीन रिसोर्सेज के ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जो उनको हाई सीज ट्रीटी से मिले हुए। अब देखो भाई, ये जो हाई सीज ट्रीटी होती है इसकी बात करूं तो हाई सीज होते क्या है। हाई सीज को इंटरनेशनल लॉ के तौर पे आपका डिफाइन किया गया है। ये ओशंस के वो सारे के सारे पार्ट्स होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में शामिल नहीं किया गया है, ना ही इनको टेरिटोरियल सी की कैटेगरी में शामिल किया गया है, ना ही इनको इंटरनल वाटर्स के तौर पे आपका शामिल किया गया है किसी भी कंट्री में। ठीक है, ये आपके किसी भी कंट्री के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ये एरियाज वाइज डिजिग्नेशन तो आपको पता ही है भाई, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं आ जाता। फिर हम बात करेंगे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा जो है वो नागालैंड और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में एक्सटेंड कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने इन एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ अफ्स्पा। ठीक है, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भाई इन पे अफ्स्पा जो है वो लगा दिया गया है। करंटली अगर देखा जाए तो अफ्स्पा हमारा नागालैंड के कुछ पार्ट्स में आ जाता है, असम जो है उसके कुछ पार्ट्स में आ जाता है, मणिपुर जो है उसके कुछ पार्ट्स में आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स में आ जाता है। अफ्स्पा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1990 के तहत लागू है आपका। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि सर्टेन स्पेशल पावर जो है वो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को दी जाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिस्टर्ब एरियाज। ठीक है, तो देखो इसका जो सेक्शन 3 आ जाता है, तो जो सेक्शन 3 आता है हमारे एक्ट का, इसमें किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है, ठीक है, कोई भी स्टेट के गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी स्टेट के यूनियन टेरिटरी के पूरे पार्ट को या स्पेसिफिक पार्ट को कि भाई ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। फिर जो हमारा सेक्शन 4 आ जाता है इस एक्ट का, ये स्पेशल पावर्स देता है आर्म्ड फोर्सेस को कि भाई एक्सट्रीम कॉशन के साथ में आप उन पावर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आर्म्ड फोर्सेस आपकी सिविल जो गवर्नमेंट रहती है, सिविल पावर रहती है, उनकी मदद करती है टोटल तरीके से। ठीक है,
जरूरी हो जाता है वहां पे करना। अब ड्यू वार्निंग देने के बाद में ये किसी भी इंसान के ऊपर फायर कर सकते हैं जो लॉस का उल्लंघन कर रहा है। अगर सस्पिशन भाई आ जाता है, रीजनेबल सस्पिशन आ जाता है, तो ये किसी इंसान को बिना किसी वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अनलेस अदरवाइज ऑथर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी सोल्जर जो ऑपरेट करते हैं अफस्पा में, उनको सारे लीगल एक्शन से इम्यूनिटी दी जाती है। चलो फिर बात करेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ की। उसने ड्रग अलर्ट लिस्ट रिवील की है। जो मतलब ड्रग अलर्ट लिस्ट है उनकी, उससे के द्वारा वाइड स्प्रेड इश्यूज जो ड्रग क्वालिटी के इंडिया में आ रहे हैं उनको लेके एड्रेस किया गया। अलर्ट ने ये बोला है कि भाई 50 से ज्यादा ड्रग्स का जो है सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। इसमें भाई हमारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आ जाती है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के लिए जो गैस जब शरीर में हो जाती है तब पैंडी यूज की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ कैल्शियम की भी बहुत सारी टैबलेट्स हैं। विटामिन D3 के जो भाई आपके सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है। प्लस बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने डेटा जो ड्रग्स की क्वालिटी पे देना चाहिए वो प्रॉपरली उन्होंने नहीं दिया है। अब अगर हम ड्रग रेगुलेशन को इंडिया में बात करें तो ड्रग रेगुलेशन हमारा सेंट्रली इनेक्टेड ड्रग्स इन कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के ऊपर बेस्ड है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के ऊपर बेस्ड है। सीडीएससीओ को देखें तो इनको हेड किया जाता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं ड्रग्स की। इसके साथ साथ ये एनएसक्यू को रिलीज करते हैं। एनएसक्यू आपका नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी लिस्ट होती है जो मंथली रिलीज की जाती है क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ ड्रग्स के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो भी आ जाती है, जो कि बल्क जो ड्रग्स रहती हैं उनके प्राइसेस को फिक्स करती है, रिवाइज करती है, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को देखती है, शॉर्टेजेस को आइडेंटिफाई करती है, रेमेडियल स्टेप्स वगैरह जो है वो भी लेती है। पब्लिक हेल्थ जो है ये हमारा आ जाता है एक स्टेट का सब्जेक्ट, है ना। पब्लिक हेल्थ आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी ड्रग रेगुलेशंस अपने अपने लेवल पे लेती हैं। वो लेती हैं स्टेट ड्रग रेगुलेटिंग एजेंसीज यानी कि SDRAs के द्वारा। अब आगे बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को भी लॉन्च किया है। ये टोटल आपके 130 करोड़ रुपए के हैं। ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में, और इनको डिप्लॉय किया गया है पुणे में, पुणे के साथ साथ दिल्ली में और कोलकाता। ठीक है, इसके साथ साथ भाई इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो इसके अंदर भाई हमारा जो है जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप आ जाता है जो कि पुणे में इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लोर करेगा फास्ट रेडियो बर्स्ट को जिनको FRBs कहा जाता है और बाकी के एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। फिर उसके बाद में भाई हमारा आ जाता है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर IUAC, जो कि हमारा दिल्ली में लगाया जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी रिसर्च को इनहेंस करेगा मटेरियल साइंस और एटॉमिक फिजिक्स जैसी फील्ड में। इसके साथ SNO सेंटर जो है भाई आपका कोलकाता में, ये क्या करेगा भाई, इसका काम रहेगा एडवांस रिसर्च को ड्राइव करना फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंसेस के मैटर्स में। ठीक है, इसके साथ साथ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपके सिस्टम्स आ जाते हैं, एक का नाम है अर्का और एक का नाम है अरुणिका। ठीक है, जो कि एक्यूरेसी और प्रिडिक्शंस को बढ़ाएंगे, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हैवी प्रेसिपिटेशन, थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड रहते हैं। भाई ये सुपर कंप्यूटर्स ये क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे लार्जेस्ट और सबसे पावरफुल मशीन सिस्टम होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को, टास्क को स्प्लिट करने के बाद में कंप्यूट करते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में भाई आपका स्प्लिट कर देते हैं और पैरेलली सारे टास्क पे एक साथ काम चलता रहता है। जो स्पीड होती है भाई आपकी सुपर कंप्यूटर की वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या है, फ्लॉप्स इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसको भाई हम लोग फ्लॉप्स बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे इटूर नगरों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, एक रेयर वेदर फिनोमेना जो है उसकी वजह से इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो आपके ट्रीज हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज हैं, ठीक है, उनके अंदर का पानी निकल गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। ठीक है, ऐसा देखो वो फिनोमेना की बात हमें नहीं करनी है, हमें बात करनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये हमारी ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक आ जाती है, जो कि सिचुएटेड है आपकी कहाँ, सिचुएटेड है वारंगल में।
इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ, ये रही भाई। हाँ, ये हमारी भाई कहाँ पर है, ये वारंगल में है, तेलंगाना में। इसको 1953 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके आसपास आपको एक तालाब मिलेगा, उसका नाम है लकनावरम लेक। लकनावरम जो लेक है भाई, वो उसके आसपास मिल जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पर रिवर सिस्टम भी फ्लो करता है, उस रिवर सिस्टम का नाम है दयम वागू। ये हमारी पेरिनियल रिवर है, साल के 12 महीने आपकी फ्लो करती रहती है इस सेंचुरी के दौरान। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। फौना की बात करें तो इंडियन कॉर्ब, जाइंट स्क्विरल, स्लॉथ बियर्स, इंडियन बाइसन, ब्लैक पग्स, चिंकारा और टाइगर से यहाँ मिलते हैं। और फ्लोरा की बात करें तो टीक वुड के जो आपके पेड़ होते हैं वो यहाँ पर मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एशिया के लार्जेस्ट ट्राइबल जत्रास जो है वो भी होस्ट करते हैं, है ना। इसका मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसको कहा जाता है समक्का सरका जत्रा। ठीक है। ये एक इवेंट होता है जो कि हर 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। फिर बात करेंगे कस्तूरी रंगन कमेटी की, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो आपकी हाई लेवल वर्किंग कमेटी है, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप जो है, जो कि बनाया गया है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। इस कमेटी का नाम है, ये 2013 की है भाई। ठीक है। इस कमेटी को हेड किया जा गया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा। इस कमेटी की रिपोर्ट को कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी। रिकमेंडेशन इन लोगों ने दिए थे, जैसे इन्होंने बोला था कि जो टोटल एरिया आता है वेस्टर्न घाट्स का, है ना, उसका जो 37% जो है उसको आप इको सेंसिटिव जोन्स में डालिए। ठीक है। इको सेंसिटिव जोन में डालिए, इको सेंसिटिव एरियाज में डालिए। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो आपकी इको डिस्ट्रक्टिव के तौर पे काउंट की कर ली जाएंगी और उनको बंद कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री आती है, उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला 2014 में और बोला कि भाई बायोलॉजिकली और कल्चरली डाइवर्स एरियाज जो हैं उनको हम इको सेंसिटिव एरियाज के तौर पे डिजिग्नेट करेंगे। इस रिपोर्ट के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज होती है हमारी, माइनिंग, क्वेरिंग, क्या बोलते हैं, रेड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सब पे एक ब्लैंकेट बैन लगाने की सिफारिश भी की, रिकमेंडेशन भी दिया। प्लस इससे पहले वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो आ जाता 2011 का, जिसको प्रोफेसर माधव गडगिल जो थे वो हेड कर रहे थे, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि वेस्टर्न घाट का 75% जो एरिया है उसको इन्वायरमेंटली सेंसिटिव घोषित करना। ठीक है। उसके बाद भाई इसको कंट्रोवर्शियल माना गया, तो कस्तूरी रंगन कमेटी जो है उसका गठन किया गया। फिर बात की जाए कि ग्लोब नेटवर्क के बारे में, तो इंडिया को स्टीयरिंग कमेटी, भाई जो ग्लोब है आपका, ग्लोब का मतलब है ग्लोबल क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। ठीक है। तो इंडिया को क्या है, बेसिकली इसको इलेक्ट कर लिया गया स्टीयरिंग कमेटी के तौर पे। ठीक है। इसकी जेनेसिस हुई थी 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली स्पेशल सेशंस अगेंस्ट करप्शन UNGASS के दौरान। ठीक है। इसको G20 फ्रेमवर्क के अंडर में लॉन्च किया गया था, उसके अंडर का एक इनिशिएटिव आ जाता है। इससे पहले भाई हमारा जो था वो रियाद इनिशिएटिव जो हुआ करता था, वो ग्लोब नेटवर्क के लिए अप्रूव किया गया था G20 ने 2020। ठीक है। गवर्नेंस की बात करेंगे तो भाई इसको इसके मेंबर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है UNODC के द्वारा, जो सेक्रेटेरिएट के तौर पे काम करता है। 121 इनके मेंबर्स हैं। वर्क 219 लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज भी आ जाती है मेंबर के तौर पे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे एक्ट करता है फॉर ग्लोब नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है। जबकि CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो इंडिया को मेंबर अथॉरिटीज के तौर पे रिप्रेजेंट भी करते हैं। फिर हम बात करेंगे जितिया और जीवित पुत्र का फेस्टिवल के बारे में। तो बिहार में जब ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था तो एक आपका बोट पे इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे लोग डूब गए, है ना। बेसिकली क्या फेस्टिवल है ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि बिहार के साथ साथ यूपी, झारखंड और नेपाल के कुछ पार्ट्स में मनाया जाता है। ठीक है। ये बेसिकली मनाया जाता है उन माओं के द्वारा जो अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती हैं, उनकी लंबी हेल्थ चाहती हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको जितिया या जीवित पुत्र का फेस्टिवल बोला जाता है। शायद MP वगैरह भी मनाया जाता है, मैं नाम भूल गया इसका, कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, क्योंकि मेरे पुत्र के लिए भी मेरी वाइफ ने रखा था तो मैं नाम भूल गया इस व्रत का।
ठीक है। ये फेस्टिवल आपका 3 दिनों तक चलता है, जिसपे पहला दिन जो रहता है उसको नहाए खाए कहा जाता है बिहार में। और ये हिंदू इतिहास से आ जाता है, हिंदू माइथोलॉजी से आ जाता है। खासकर एक राजा आते हैं जिम्मुत वाहन, उनकी स्टोरी से आता है, जिन्होंने दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। फिर हम बात करेंगे CAPFAC 2025 के चीता बैच की। लिमिटेड सीट्स वही हमारी रह गई हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल कोर्स की, वो हम लोग 50 रखने वाले हैं, है ना। 50 सीट्स का जो है टोटल आपका रहेगा। क्यों रहेगा? देखो भाई, जो पेपर 2 का इवेल्युएशन करना होता है वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। हर महीने आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो एसेज के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, आर्गुमेंट्स के लिए दिए जाते हैं, और उसके बेसिस पे ही फिर आपको जो है इनको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो रिटन कंपोनेंट मेन चीज आ जाती है। प्लस यहाँ पर आपका जो कंटेंट पेपर 1 का रहेगा, जीके और क्वांट का रहेगा, उसका लेवल भी टोटली अलग हो जाता है। ठीक है। 7 महीने का बैच है भाई हमारा, अगस्त तक चलेगा। ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एनरोल करने के लिए आप 8839961158 पर DM कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। उसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2021 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के गोल्स के साथ में अलाइंड है। प्लस डिजिटल एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है उसको भी ये लिवरेज करता है, उसको भी ये यूज करता है डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शंस की फील्ड में। इनका सीधा सा काम आ जाता है एक ऐसा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सपोर्ट करे, एक एफिशिएंट, एसेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली और सेफ मैनर में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आ जाती है भाई हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। 2021 से लेके 2026 तक इनका टाइम पीरियड आ जाता है। कुछ की फीचर्स की बात करेंगे इसमें, तो इसमें सबसे पहला आता है आभा आईडी। आभा आईडी का मतलब होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर होता है सिटीजन्स के लिए जो कि अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हैं। आपको बस अपनी आईडी एंटर करनी पड़ेगी, आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएं। अभी तक 67 करोड़ आभा आईडी क्रिएट की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री की बात करें तो ये एक रिपोजिटरी आ जाती है सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। तकरीबन 4.7 लाख डॉक्टर्स और नर्सेस को इसमें रजिस्टर भी किया गया है। ठीक है। फिर आ जाता है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज। ये पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के पूरे प्रॉपर रिपोजिटरी के तौर पे आ जाती है। तकरीबन 3.3 लाख हेल्थ फैसिलिटीज को रजिस्टर किया गया है नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री के अंडर। ठीक है। तो ये भाई आपका पूरा ABDM इकोसिस्टम आ जाता है। फिर बात करेंगे वर्ल्ड लीडर्स अडॉप्ट डिक्लेरेशन टू टैकल ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। ग्लोबल लीडर्स जो हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को अप्रूव किया है, और ये किया गया है 79th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो हाई लेवल मीटिंग हो रही थी AMR के ऊपर, उस पर। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब होता है? किसी भी तरह का बैक्टीरिया, किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का फंगई या पैरासाइट्स, ये क्या करते हैं, ये मेडिसिन से इनको कोई फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसकी वजह से डिसीजेस का स्प्रेड जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो ये जो AMR डिक्लेरेशन रहता है इसका सीधा सा काम ये आ जाता है कि भाई 4.95 मिलियन जो ह्यूमन डेथ्स हो रही हैं बैक्टीरियल एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, उसको एनुअली आपका 10% से घटा 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 करके 2030 तक लेके आना है। फिर इंडिया ने रीअफर्म किया है अपने कमिटमेंट को टू सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इंडिया ने अपने कमिटमेंट को दोहराया है कि जो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं, SDH जो रहते हैं, इनको उसने G20 की जॉइंट फाइनेंस हेल्थ टास्क फोर्स हाई लेवल मीटिंग में दोहराया है, जो कि आपकी 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंडर में कन्वीन किया है। ठीक है। अब भाई SDH क्या होते हैं? SDH हमारे होते हैं नॉन मेडिकल फैक्टर्स। नॉन मेडिकल फैक्टर्स जो कि आपके हेल्थ आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वो कंडीशंस होती है जिसमें लोगों का जन्म हो रहा है,
वो ग्रो करते हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है ना? तो ये वो फोर्सेस और सिस्टम्स होते हैं जो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ये फोर्सेस और सिस्टम्स में इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आ जाती हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ में आपके डेवलपमेंटल एजेंडास भी आ जाते हैं, सोशल नॉर्म्स भी आ जाते हैं, प्लस आपकी सोशल पॉलिसीज आ गई, पॉलिटिकल इकोसिस्टम होगा, ये सब कुछ इसमें शामिल आ जाता है, ठीक है? जैसे कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में देखेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस, डेब्ट, मेडिकल बिल, सपोर्ट वगैरह, ठीक है? नेबरहुड और फिजिकल एनवायरनमेंट में देखेंगे तो भाई आपके आसपास घर कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, पार्क कैसे है, प्लेग्राउंड्स क्या, मतलब इन सब का डायरेक्टली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क पड़ता ही पड़ता है, ठीक है? इसलिए इनको सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहा जाता है। फिर क्या हुआ कि लोकायुक्त ने क्या किया, कर्नाटक के लोकायुक्त ने एक एफआईआर फाइल की है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के ऊपर लैंड अलॉटमेंट इरेगुलरिटीज को लेके। अब ये जो लोकायुक्त होता है ना, ये लोकायुक्त भाई हमारा एंटी करप्शन ओम्बड्समैन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि आपके स्टेट लेवल पे होती है इंडिया में। लोकपाल भाई जो रहता है वो रहता है हमारा सेंटर के लेवल, ठीक है? इनको स्टेब्लिश किया गया था 2013 के लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के द्वारा। उसके बाद आपका एक इनेक्टमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी किया गया। जो स्ट्रक्चर लोकायुक्त का रहता है वो सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता है। इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर नॉर्मली कंसल्टेशन करते हैं चीफ जस्टिस जो सॉरी ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्ट करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधानसभा में होते हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन किया जाता है। फिर बात की जाएगी कमिटी ऑफ 10 यानी कि C10 ग्रुप की। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने पहली जो आपकी जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है C10 की और L69 ग्रुपिंग्स की, उसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखो ये जो L69 ग्रुप है भाई, है ना, ये आपका वो ग्रुप है जिसमें कंट्रीज आ जाती हैं अफ्रीका की, ठीक है, लैटिन अमेरिका की, कैरेबियन जो हमारे आइलैंड्स हैं वहाँ की भी आ जाती हैं, पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं वहाँ की भी आ जाती हैं, और एशिया की कंट्रीज भी आ जाती हैं। इंडिया भी भाई इनका एक मेंबर है। और अगर हम C10 ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ये आपका 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स आ जाते हैं, फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, C10, ठीक है? इसको 2008 में बनाया गया था। इसके मेंबर्स में अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, इजिप्ट, केन्या, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट CBWAS और सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट CBCAS आ जाते। फिर बात की जाएगी इथेनॉल C2H5OH की, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बनने जा रहा है और कंज्यूमर भी बनने जा रहा है, किसका? इथेनॉल का, ठीक है? अभी यूएस सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाता है इथेनॉल का, यूएस के बाद में ब्राजील का नंबर आ जाता है, ठीक है? इथेनॉल क्या है भाई? इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है, एक स्पेसिफिक इसके साथ में ऑर्डर भी आ जाता है ना? नॉर्मली वो तब आता है जब शुगर्स का फर्मेंटेशन किया जाता है। इसको इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो बनता है कॉर्न से या फिर उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे प्लांट मटेरियल होते हैं उनसे। इसको आप फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, आप दूसरे फ्यूल्स के साथ कंबाइन करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्वेंट्स वगैरह बना सकते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह बना सकते हैं, ठीक है? इसके एडवांटेजेस फॉसिल फ्यूल से काफी ज्यादा आ जाते हैं। फिर बात करेंगे थर्मोबैरिक वेपन्स के बारे में। तो रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे ये पता चला है कि थर्मोबैरिक वेपन OTAB-1500 बॉम्ब को रशिया ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया है। ये जो आपके बॉम्ब होते हैं ना, ये क्या करते हैं, नॉर्मली एक फ्यूल क्लाउड को रिलीज करते हैं जब वो स्ट्राइक करते हैं, और वो फ्यूल क्लाउड जो रहता है वो आपका जलने लगता है, इग्नाइट हो जाता है। इसकी वजह से एक हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन जो रहता है वो आपका होता है, ठीक है? बेसिकली क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है जिससे फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, ठीक है? और जो आपके कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजर को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसकी वजह से एक वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, आसपास की ऑक्सीजन खींच ली जाती है, हाई प्रेशर ब्लास्ट होता है, ऑक्सीजन को टोटली कंज्यूम कर लिया गया है,
तो इसलिए इसको वैक्यूम बॉम्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, इनहांस ब्लास्ट वेपन्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करेंगे, मेटा ने ओरायन को अनवील किया है, एक प्रोटोटाइप है ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस का। एआर तो आप सबको पता है, एआर का मतलब होता है रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू हाउ यूजर्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, रियल टाइम इंटर इंटीग्रेशन किया जाता है डिजिटल इंफॉर्मेशन का किसी भी यूजर के इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो जो एआर के डिवाइसेस होते हैं उनमें आपका कैमरास भी रहते हैं, सेंसर्स भी रहते हैं, डिस्प्लेस भी रहते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड को कैप्चर करते हैं और उसको डिजिटल कंटेंट के साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं। एआर में जो इमेजेस होती हैं वो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होती हैं और उनको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे या सराउंडिंग्स पे प्रोजेक्ट किया जाता है। जबकि जो वर्चुअल रियलिटी वीआर रहता है इसमें एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यूज किया जाता है और फिजिकल वर्ल्ड टोटली अलग रहता है। फिर बात करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो की, जिसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है ये हमारे पहली ऐसी कंट्री बन गए हैं कैरेबियन रीजन में जिन्होंने इंडिया के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये बेसिकली एक आइलैंड कंट्री आ जाती है जो कि साउथ ईस्टर्न वेस्ट इंडीज में आ जाती है, अटलांटिक ओशन की रेंज में। ठीक है, अब इसके साथ साथ माउंटेन रेंजेस भी आ जाती हैं यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, इसका नाम है नदर्न रेंज। नदर्न रेंज नाम की माउंटेन रेंज आ जाती है जो कि एंडीज माउंटेन की एक तरीके से क्या है एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है, जो कि वेनेजुएला में आते हैं, वहाँ का एक्सटेंशन आ जाता है। यहाँ की रिसोर्स बात की जाए तो यहाँ पर एक लेक आता है, इसका लेक का नाम है पिच लेक, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वर है जहाँ पर आपको असफॉल्ट जो है उसका कंसेंट्रेशन मिलता है। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट अरिपो और मेजर रिवर्स में आ जाती हैं ओटेरोय और कैरोनी। फिर हम बात कर लेंगे कर्नाटक गवर्नमेंट की, जिन्होंने जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है जो कि सीबीआई को दी गई थी। और भी बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं जिसमें वेस्ट बंगाल है और वही हमारा पंजाब है, तमिलनाडु है ना। इन्होंने जनरल कंसेंट को पास्ट में हटा चुका है। वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट को हटाया था 2018 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि भाई ठीक है, बिल्कुल सही कहा है तुमने, किया है ऐसा। 2024 का केस था आपका, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। अब देखो सीबीआई की कंसेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 6 आ जाता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का। सीबीआई जो है, सीबीआई को आपकी कंसेंट लेनी ही पड़ती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, है ना। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर का मामला आ जाता है उससे सीबीआई को कंसेंट लेनी पड़ती है अगर वो किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन उस स्टेट में कर रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में सीबीआई की जो पोजीशन है वो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए से अलग आ जाती है। एनआईए आपका 2008 के एक्ट के बेसिस पे चलता है और वो कंट्री वाइड कहीं भी जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। कंसेंट में भाई आपकी अलग टाइप की कंसेंट आती है। पहली आती है जनरल कंसेंट। सीबीआई को हर बार फ्रेश परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जब भी वो स्टेट में एंटर कर रही है किसी इन्वेस्टिगेशन से लेके या फिर किसी हर केस के लिए। और आपके कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं इसमें। इसमें एक्सेप्शंस में क्या आता है कि ऐसे केसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हों, केसेस किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड हो या यूनियन टेरिटरी में रजिस्टर्ड हो, केसेस आपके जो है विड्रॉल ऑफ द कंसेंट से पहले के जो है वो आपके रजिस्टर्ड हो। और फिर आपका एक आता है केस स्पेसिफिक कंसेंट। सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से हर बार क्या होता है, हर केस के लिए अलग अलग कंसेंट लेनी पड़ती है। फिर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 17th सेंचुरी सेलिब्रेट की है, सॉरी 70th एनिवर्सरी। इसको इसके फ्रेंच एक्रोनिम के नाम से जाना जाता है जो आ जाता है सर। ठीक है, ये जो भगवान नटराज जी की मूर्ति है ये सर के मेन गेट पर आपकी स्थापित की गई है मेन कंपाउंड में। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोलैबोरेटिव रिसर्च इनटू हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स के लिए बनाया गया है। इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। यूरोप का फर्स्ट जॉइंट वेंचर आ जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। इसकी लोकेशन है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। 23 मेंबर स्टेट्स आ जाते हैं, 10 एसोसिएट मेंबर स्टेट्स भी आते हैं। इंडिया जो है वो इनका एक एसोसिएट मेंबर है। ठीक है,
फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस को रिलीज किया है पैसिव यूथनेसिया के, ठीक है। इसको उन्होंने टाइटल दिया है गाइडलाइंस फॉर विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन टर्मिनली इल पेशेंट्स। देखो भाई, LST की कंडीशंस क्या है, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट की कंडीशंस क्या होती हैं, उसको विड्रॉ करने की कंडीशंस क्या है, सॉरी। कोई भी इंडिविजुअल जिसको ब्रेन स्टेम डेड करार दिया जा चुका है, ठीक है, एज पर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, पहला तो ये। अगर पेशेंट जो है वो एग्रेसिव थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो भी इसको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है। और पेशेंट या फिर सरोगेट जो है उन्होंने पहले से ही आपका जो है डॉक्यूमेंटेड कर रखा, ठीक है, कि भाई हमें लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो भी भाई आपका क्या कर रखा है, तो भी आपको क्या बोलते हैं कंडीशन में शामिल किया जाए। इसके साथ साथ आपका बनाया जाता है प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, ठीक है, और प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के साथ साथ आपका दूसरा बनाया जाता है सेकेंडरी मेडिकल, ठीक है। अगर आपको LST के जो भी प्रपोजल्स जाने होते हैं वो सबसे पहले PMB के मेंबर्स के द्वारा देखे जाते हैं। SMB इस पूरे डिसीजन को वैलिडेट करता है। फिर हमारी आती है क्लिनिकल एथिक्स कमेटी, इसको हॉस्पिटल्स के द्वारा बनाया जाता है ऑडिट, ओवरसाइट और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। अब अगर हम यूथनेशिया की बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें इंसान की सारी तकलीफों को दूर किया जाता है, क्योंकि वो एक पेनफुल या इनक्यूरेबल डिसीज या डिसऑर्डर के थ्रू गो थ्रू कर रहा होता है और उसके ठीक होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये जो पैसिव यूथनेशिया रहता है इसमें इंटेंशनली पेशेंट को मरने दिया जाता है। जो भी आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको दिया जाता है, उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाता है। वेंटिलेटर हो गया, फीडिंग ट्यूब हो गया, ये सब ये नॉर्वे में भाई आपका अलाउड है, ठीक है। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि इंटेंशनल एक्ट होता है ऑफ किलिंग टर्मिनली इल पेशेंट। वॉलेंट्री भाई बंदा रिक्वेस्ट करता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन रहता है डॉक्टर का, उसके बाद उसको जो है इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। इसको आपका बेल्जियम जो है वहां पे लागू किया गया है और इंडिया में ये टोटली इलीगल आ जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP। तो प्राइम मिनिस्टर ने बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको डेडिकेट किया है। पहले तो ये जो भाई आपका बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसको NICDP के अंडर में डेवलप किया गया है और ये रहेगा भाई हमारा दिल्ली से लेके मुंबई के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट, ठीक है। ये आपका स्टार्ट हो रहा है दिल्ली से लेके मुंबई तक, यानी इसको कहा जा रहा है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। फिर बात करेंगे मार्बर्ग वायरस डिसीज की। तो मार्बर्ग वायरल डिसीज जो है ये रवांडा में फैली हुई, ठीक है, मल्टीपल लोगों की जानें भी इससे गई हैं। ये एक रेयर बट हाईली इन्फेक्शियस वायरल हेमोरेजिक फीवर रहता है, ठीक है, जो क्या करता है आपके ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है और प्राइमेट्स जो रहते हैं उनको भी अफेक्ट करता है, एप्स, मंकीज, और हाई मॉर्टिलिटी रेट भी है इसकी। मारबर्ग के साथ साथ एबोला भी आ जाता है भाई हमारा। ये दोनों के दोनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं फ्लोवीरिडेई फैमिली, ठीक है। इसको बेसिकली कहा जाता है फ्लो वायरस। इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, अलग अलग वायरस की वजह से होते हैं लेकिन क्लिनिकली काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से ये फैलती हैं, इसके साथ साथ चमगादड़ों से भी लोगों में फैलती है। इनिशियली 1967 में इसको डिटेक्ट किया गया था मार्पर और फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में आ जाते हैं, और उसके बाद बेलग्रेड जो कि सर्बिया में आ जाता है। मोस्ट कॉमनली ये पाया जाता है सब सहारन अफ्रीका में, ठीक है। सब सहारन अफ्रीका में जो है ये पाया जाता है और कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन इस डिसीज का नहीं अवेलेबल। फिर पोमी नागा ट्राइब की बात करते हैं। पोमी नागा ट्राइब जो है ये बिलोंग करते हैं पुरुल गांव को। ये जो पुरुल गांव है ये आता है सेनापति डिस्ट्रिक्ट जो कि लाई करती है भाई हमारी मणिपुर में, ठीक है। इन्होंने हंटिंग, ट्रैपिंग और किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को अपनी टेरिटरी में बंद कर दिया है, बैन कर दिया गया है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नागा ट्राइब आ जाते हैं मणिपुर में। ज्योग्राफिकली ये लोग मणिपुर के साथ साथ नागालैंड में भी लोकेटेड हैं, और इसके साथ साथ इनको जाना जाता है पौली के लिए यानी कि पोट्री के लिए, और दूसरा आता है पोटई। पोटई यानी कि पो सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए भी। इनकी लैंग्वेज का नाम भी पौला ही है।
फिर बात की जाएगी यूक्रेन, जिसकी कैपिटल है कीव। तो रशियन मिसाइल्स ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड को हिट किया है, अटैक किया है। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, जमी नई आइलैंड के नाम से बुलाया जाता है, जो कि ब्लैक सी में आपका सिचुएटेड है। ठीक है, ब्लैक सी में सिचुएटेड है ये। यूक्रेन की बात करते हैं तो ये आ जाता भाई हमारे ईस्टर्न यूरोप में, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में आफ्टर रशिया। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें, बेलारूस इसके नॉर्थ में है, रशिया इसके ईस्ट में है, मोल्डोवा और उसके साथ साथ रोमानिया जो है ये इसके साउथ वेस्ट में आ जाती है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर भाई हंगरी आ गया यहाँ पे। ठीक है, हंगरी और उसके बाद स्लोवाकिया और पोलैंड जो है वो इसके वेस्ट में है। यहाँ पर ब्लैक सी है, ब्लैक सी के साथ साथ सी ऑफ एजोव जो है वो इसके साउथ की तरफ लोकेटेड है। माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं कार्पेथियंस माउंटेन्स, इसके साथ साथ क्रीमियन माउंटेन्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट होवेरला, इनका हाईएस्ट पॉइंट है। क्लाइमेट इनका टेम्परेट है भाई, रह सकते हैं आप, चिल कर सकते हैं। मेजर रिवर्स में आ जाती हैं डिनाइपर, डैन्यूबे रिवर डेल्टा आ जाता है पूरा का पूरा, और टिनाइस। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको फिर से इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं कि देखो सबसे पहले तो यार वीडियोस को लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी तक की पोएम्स में से गाना मुझे याद आ गया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इन वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि CDS-1 2025 का और CAPF AC 2025 का दोनों के बैच हमारे कल से 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। CDS वाला बैच हमारा 100 दिन का रहेगा, CAPF वाला बैच हमारा 7 महीने का रहने वाला है, कि कुछ ऐसी। तो भाई ये आपको चीजें करनी है, 8839961158 पर DM कर सकते हैं और DM करके फिर आप आराम से इनरोल कर सकते। ठीक है, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। जय हिंद टू यू।